अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ये पीपीटी हमारे पास जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी की है। तो ज़्यादातर हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो डाउ की पीपीटी से जो है वो बन रहे होते हैं। इसके जो एमसीक्यूज़ वगैरह जो है ये डाउ की पीपीटी से बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये पीपीटी जो है ये बाई मदीहा सलीम की तरफ से है, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी की पीपीटी है। इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट इन फंक्शंस, आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डिस्कस द रोल ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन इन डाइजेशन, डिस्कस द डाइजेशन ऑफ फूड विद इन mouth, stomach, small intestine and large intestine, discuss the absorptions of nutrients in the digestive system, discuss the process of defecation। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम सब जो है वो इस पीपीटी में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो ग्रीन कलर का है, इस ग्रीन कलर जो हम अगर बात करते हैं डिफिनेशन इसकी हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी को देखते हैं कि एनाटॉमी क्या कह रही है। एनाटॉमी अगर हम इस ग्रीन वाले पाइप को देखते हैं तो इसको हम एसोफेगस कहते हैं, जो कि हमारे पास स्टमक से जो है वो अटैच होती है। और इस रेड कलर जो है इसको हम स्टमक कहते हैं। फिर हमारे पास जो पिंक कलर का है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ब्राउन कलर का जो है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। इस स्टमक के पास जो है हमारे पास जो येलो कलर का नज़र आ रहा है इसको हम पेनक्रियास कहते हैं। और इसके पास में जो पर्पल कलर का है इसको हम लीवर कहते हैं। और लीवर के नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का है इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये सब जो ऑर्गन वगैरह है इन सब की स्टडी हम जो है इस पीपीटी में करेंगे। फ़िलहाल जो है हमें एनाटॉमी हम देखते थे। अब इसकी जो है वो हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे जो दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है इनसे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। जिस सबसे पहले हमारे पास आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। इसकी अगर हम बात करते हैं कि जो जीआई ट्रैक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और इसके अलावा द एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारे पास वो हैं कि जो जीआई ट्रैक्ट के साथ जो है वो फूड को ग्राइंड करने या फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करने में जो है वो मदद देती हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट या इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक कंटिन्यूस ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक जो है वो फैली हुई है। Organ of the gastrointestinal tract include mouth, most of pharynx, esophagus, small intestine, large intestine। हमारी जो जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन वगैरह है जिसमें हमारे पास सबसे पहले माउथ आती है, फेरिंग्स आती है, इसके अलावा एसोफेगस आती है, स्टमक हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब ऑर्गन जो है ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट या इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऑर्गन है। द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द कैविटर इज़ अबाउट 9 मीटर, या इसको हम अगर फीट में तब्दील करते हैं तो 30 फीट कहते हैं। यहाँ पे हम कैविटर किसको कहते हैं, यानी एक मुर्दे इंसान से जो उसकी जीआईटी ट्रैक्ट की जो लेंथ ली गई है वो हमारे पास तकरीबन 9 मीटर आई है, जो कि हमारे पास 30 फीट पर मुश्तमिल होती है। याद रहे कि ये फीट जो है एक मुर्दे इंसान की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे ली गई है। क्योंकि अगर हम स्टैंड होते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ये आपस में जो है वो मतलब बाउंडेड होते हैं। अगर हम इसको जो है वो बाकायदा से इसको फैलाते हैं तो ये बहुत लंबी हो जाती हैं, जो कि हमारे पास 9 मीटर या 30 फीट है। फिर यहाँ पे हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। याद रहे हमने जो पिछले ऑर्गन पढ़े ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट के या एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन थे। ये हमारे पास एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के साथ मदद देती है, फूड की ब्रेक डाउन करने में मदद देती है। तो ये हमारे पास वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और इसके अलावा पेनक्रियाज। अब इन सब को जो है वो हम इसी पीपीटी में जो है वो डिफाइन करने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम टीथ की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपर जो और लोअर जो। अपर जो में हम देखते हैं कि सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन कस्पिड,
फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, विजडम टूथ और थर्ड मोलर। यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल इंसीजर या लेटरल इंसीजर और इसके अलावा जो कैनाइन या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं कस्पिड, ये हम फॉर बाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी फूड को खाते हैं तो उसको सबसे पहले हम जो बाइट करते हैं तो हम इसी दांतों से करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं प्रीमोलर और मोलर। ये प्रीमोलर और मोलर हम जो है वो ग्राइंडिंग और इसके अलावा च्यूइंग के लिए, यानी हमने जो उस फूड को इंसीजर और कस्पिड या कैनाइन के ज़रिए हमने उसको बाइट किया, लेकिन हम जब उसको च्यूइंग या उसको ग्राइंडिंग कराते हैं तो मोलर और प्रीमोलर या प्रीमोलर और मोलर के ज़रिए हम इसको जो है वो ग्राइंडिंग कराते हैं। अब विजडम टूथ की बात करते हैं। ये विजडम टूथ हम बाज़ औक़ात हम इसको अकल की दांत कहते हैं, और इसके अलावा ये विजडम टूथ जो है हमारे पास एट द एज ऑफ 18 to 21 की एज के बिटवीन जो है ये दांत हमारे आते हैं। हम बात करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि हमारे पास टंग है। इस टंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब निचले वाला है इसको हम कहते हैं पिलीफॉर्म पेपिलाए। फिर हमारे पास मीडियल ग्रुप ऑफ टंग, इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड पर है फंगीफॉर्म पेपिलाए। फिर हमारे पास आती है विलेट पेपिलाए। इसकी अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हम नाम दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इस पेपिलाई की बात करते हैं तो पेपिलाई बेसिकली हम कहते हैं लिटिल प्रोजेक्शन को। अब ये लिटिल प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होती है? ये लिटिल प्रोजेक्शन हमारे पास जो है वो कड्डी नुमा जगह होती हैं, और इसके अंदर जो है वो सेंसरी रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं, या इसको हम जो है वो स्पेशलाइज नर्व एंडिंग भी कहते हैं, जो कि हमें फूड के टेस्ट के बारे में जो है वो सेंस दे रहे होते हैं कि इस फूड की जो है वो जायका किस तरह से है। और इसको अगर हम दूसरा नाम देते हैं तो इसको हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गया, टर्मिनल सल्कस हो गया, पेलाटोग्लेसल आर्क हो गया, इसके अलावा एपिग्लोटस, पेलेटाइन टॉन्सिल्स, मीडियन ग्लेसो एपिग्लोटस फोल्डो हो गया, पेलाटोफेरेंजियल आर्क। अब यहाँ पे अगर हम लिंगुअल टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो लिंगुअल टॉन्सिल्स हमारे पास बेसिकली हमारे ज़बान के ऊपर होते हैं, और अगर हम पेलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो ये पेलेटाइन टॉन्सिल्स हमारे पास वो टॉन्सिल है जो इन्फ्लेम हो जाते हैं, और इन्फ्लामेशन होने के बाद इसके अंदर क्या होती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। और इसके अलावा पेलाटोफेरेंजियल आर्क, ये पेलाटोफेरेंजियल आर्क जो है ये हमारे पास पेलेटाइन टॉन्सिल्स के नीचे होती है। एपिग्लोटस की बात करते हैं तो ये एपिग्लोटस हमारे पास ये वो इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास वो कार्टिलेज होता है जो कि हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स और इसके अलावा जो हमारे रिस्पायरेटरी एयर पैसेज होती हैं इस और हमारा जो एसोफेगस होते हैं उसके दरमियान लगी हुई होती है। जब हम कोई फूड वगैरह खाती हैं तो ये हमारी जो एयर की जो पैसेज होती है उसको ब्लॉक करके उस फूड को जो है वो एसोफेगस में प्रोपेल करती है, यानी एसोफेगस में उसको बेच देती है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमारे पास आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और फिर आते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स हम किसको कहते हैं, हमारी जो एयर होती है इसके अंदर जो पैसेज वगैरह होती है, यानी हमारी जो एयर यानी कान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जो कान की एयर पैसेज होती है यानी सुनने की जो रास्ता होती है उसको हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स कहते हैं, इसके नीचे होती है। या अगर हम और आसानी से बात करते हैं तो हमारे पास जो मोलर टूथ होते हैं उसके पास ये मौजूद होती हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करते हैं तो सब हम कहते हैं नीचे की तरफ, तो ये हमारी जो मैंडिबल है इसके नीचे होती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड ये हमारे पास ज़बान के नीचे होती है। लिंगुअल हम बायो में जो है वो ज़बान को कहते हैं, तो ये हमारे पास ज़बान के नीचे होती है। फिर हमारे पास आती है लीवर। लीवर की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो एसेसरी ऑर्गन है जिससे बाइल सीक्रेट हो रहा होता है। अब ये बाइल जब हमारी लीवर से सीक्रेट होता है तो ये सीधा जाता है ड्यूडिनम में। जब हमारे ड्यूडिनम में खुराक वगैरह नहीं होता, जब हमारे ड्यूडिनम का जो हेपाटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर्स है वो क्लोज हुआ होता है, तो ये हेपाटिक डक्ट के ज़रिए लीवर से बाइल आता है और फिर हमारे पास जो साइस्टिक डक्ट है वहाँ से जाती है, और वहाँ से जाने के बाद हमारे गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। इसलिए जो हमारा गॉल ब्लैडर है ये हमारे लीवर के एक ही साथ है। याद रहे, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जो हमारा लीवर है
यहाँ से बाइल सीक्रेट होता है और सीक्रेट होने के बाद कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए डायरेक्ट जाती है ड्यूडेनम में। लेकिन जब हमारे ड्यूडेनम में कोई न्यूट्रिएंट या फूड वगैरह नहीं होता और हमारे ड्यूडेनम का जो हेपाटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर्स है वो क्लोज होता है, तो ये साइस्टिक डक्ट के ज़रिए हमारे गॉल ब्लैडर्स में जाती हैं, यानी लीवर का जो बाइल है वो हेपाटिक डक्ट के ज़रिए साइस्टिक डक्ट में जाती है और साइस्टिक डक्ट के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती हैं। और पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है जो ड्यूडेनम में जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन। यहाँ पे ये सिर्फ आर्जी इनके नाम दिए हैं, अब इसको हम जो है वो फर्दर डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है इंजेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। अब ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई सॉलिड फूड या इसके अलावा लिक्विड जो होते हैं अपने माउथ में इंजेस्ट कराते हैं, यानी खाने के लिए आप अपने माउथ में जो है कोई फूड वगैरह डालते हैं, इसको हम ईटिंग वगैरह भी कहते हैं। सिक्रीशन क्या कहते हैं कि ईच डे सेल विद इन द वॉल ऑफ द GI ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन सिक्रेट अ टोटल ऑफ अबाउट 7 लीटर्स ऑफ वाटर। हर एक दिन हमारी जो GI ट्रैक्ट के वॉल्स के जो सेल्स होते हैं या इसके अलावा जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वहाँ से तकरीबन दिन में 7 लीटर्स ऑफ वाटर होगा। इसके अलावा एसिड बफर यानी एसिडोसिस या अल्कलोसिस, इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं वो डायरेक्ट हमारे ल्यूमिन में आते हैं जिसको हम इंटीरियर स्पेस ऑफ द ट्रैक कहते हैं। सिक्रीशन अगर मैं इसको और आसान अल्फाज से कह देता हूँ तो आसान अल्फाज से हम ये कह देते हैं कि जो हमारे GI ट्रैक वॉल के जो सेल्स होते हैं वहाँ से हर एक दिन या इसके अलावा हमारे जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं वहाँ से सिक्रीशन हो रही होती है, जिसमें हमारे पास 7 लीटर वाटर होती है। इसके अलावा एसिड हो गया या इसके अलावा अल्कलोसिस हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, जिस तरह से हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होते हैं, पेनक्रियास के अंदर जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं हमारे ल्यूमिन में। अब ल्यूमिन में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो ट्रैक है उसके निचले वाला हिस्सा। बेसिकली अगर मैं इस ल्यूमिन को और आसान अल्फाज से बात करता हूँ तो इस ल्यूमिन को मैं अगर और आसानी से बात करता हूँ तो ल्यूमिन को बेसिकली हम कैविटीज़ भी कहते हैं, इसको हम स्पेस भी कहते हैं या इसको हम ट्रैक भी कहते हैं। यानी जितनी भी सिक्रीशन हो रही होती है वो सारी हमारी इस ल्यूमिन में होती है। Mixing and propulsion, altering contraction and relaxation of smooth muscles in the wall of the GI tract mix food and secretion and propel them toward the anus। Mixing and propulsion में क्या हो रहा होता है, जब हमारे GI tract के जो वॉल्स स्मूथ मसल्स होते हैं जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि अब हमारे जो स्मूथ मसल्स यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मूथ मसल्स है वो अल्टर्ड हो गए हैं और ये क्या करते हैं कि फूड को मिक्स कराते हैं, यानी जो सिक्रीशन उसके ऊपर हुई होती है उसके साथ उस फूड को जो है वो मिक्स कराते हैं और मिक्स कराने के बाद उसको जो है वो एनस की तरफ प्रोपेल करते हैं। मैं इसको और आसानी से बात करूंगा कि मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन हम उसको कहते हैं जब हमारे स्मूथ मसल्स यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मूथ मसल्स है वो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन करना शुरू कर देते हैं और इस मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन होने से पहले इसके ऊपर जो सिक्रीशन हुई होती है ये मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन क्या करते हैं कि इसको आपस में मिक्स कराते हैं और मिक्स कराने के बाद इसको एनएस की तरफ जो है वो बेचते हैं यानी प्रोपेल कर देते हैं। नीचे क्या कहते हैं कि दिस कैपेबिलिटी ऑफ द GI ट्रैक्ट टू मिक्स एंड मटेरियल अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटेलिटी। एलिमेंट्री कैनाल की इस सलाहियत को यानी ये क्या करती हैं कि फूड को आपस में मिक्स करती हैं और इसको फिर इसी के लेंथ में जो है वो एनएस की तरफ बेच रही होती हैं। इस सलाहियत यानी GI ट्रैक्ट की इस सलाहियत को हम मोटेलिटी कहते हैं। डाइजेशन की बात करते हैं कि मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिकल और फिर हमारे पास आता है केमिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि फूड की ब्रेक डाउन होती है ताकि वो जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है वो तब्दील हो सके। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि द टीथ कट एंड ग्रीन फूड बिफोर इट इज़ स्वेलोड, यानी हमारे टीथ जब हम कोई निवाला अपने मुंह में जो है वो डालते हैं और इसके अलावा हमारे टीथ क्या करते हैं कि उस फूड को कट और ग्राइंड कराते हैं उस फूड को निगलने से पहले। फिर हमारे जो स्मूथ मसल यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक ये क्या करते हैं कि जो
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक के जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसको चर्न करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्न इस वर्ड को क्या मतलब देते हैं कि ये उस फूड को इतने छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील करते हैं कि वो पाउडर नुमा बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट फूड मोलिक्यूल बिकम डिसॉल्व एंड ट्रूली मिक्स विद डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि जो हमारे फूड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और अच्छी तरीके से जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे स्टमक से सीक्रेट होते हैं, इसके अलावा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सीक्रेट होते हैं या हमारे जो सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेस वगैरह जो है वो सीक्रेट होते हैं, उसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। केमिकल डाइजेशन में क्या होते हैं कि द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल्स इन फूड आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मोलिक्यूल्स में टूट जाते हैं हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हाइड्रोलाइसिस हम किसको कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली हमारे पास ये वो प्रोसेस है जब किसी भी कंपाउंड यहाँ पर हम जो है वो फूड को ले लेते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो रही होती है और उस रिएक्शन में वाटर की एडिशन हो जाती है, उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब लाजमी बात है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड के बाद जो है वो हमारी बॉडी से जो वाटर की सिक्रीशन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सिक्रीशन में 7 लीटर्स ऑफ वाटर सीक्रेट होता है, तो क्या हो गया कि एक कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो रही है और उस ब्रेकडाउन में क्या होते हैं कि वाटर की एडिशन हो गई, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस कह देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो हम एंजाइम की बात करते हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। टंग हो गई, स्टमक हो गया, पेनक्रियास हो गया, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब से जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो हमारी जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको कैटालाइज कराती है। अब ये कैटालाइज किस तरह से कराती हैं, ये कैटालाइज कुछ इस तरीके से कराती है जब हम किसी भी फूड को खाते हैं और फूड के बाद हमने उसको जो है वो चबाना शुरू कर दिया और जब वो हमारे एसोफेगस में जाती हैं तो एसोफेगस से जाने से पहले उसके ऊपर सलाइवा की सिक्रीशन हो जाती है। जब उसके ऊपर सलाइवा की सिक्रीशन हो गई तो वो क्या हो गई कि उसकी ब्रेकडाउन होना, यानी उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कैटालाइज कहते हैं, यानी तेज़ करा देती हैं। और कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास, हम यही बात करते हैं कि हमारे पास 2 तरह के कैटाबॉलिक होते हैं। एक हमारे पास होता है मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, या बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो इसमें हम अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैटाबॉलिक रिएक्शन को ये कैटालाइज कराते हैं, जो हम बड़ा निवाला कहते हैं और उस बड़े निवाले को जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, तो उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज से मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी बड़े मॉलिक्यूल से जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना। A few substances in food can be absorbed without chemical digestion. These include vitamins, enzymes, cholesterols and water. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि विदाउट केमिकल डाइजेशन के एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वाइटामिन हो गई, आयंस हो गया, कोलेस्ट्रॉल्स एंड वाटर, ये विदाउट केमिकल डाइजेशन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शंस क्या कहते हैं कि द इंट्रांस ऑफ इंजेस्टेड एंड सिक्रेटेड फ्लूइड आयंस एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इनटू एपिथेलियल सेल लाइनिंग द ल्यूमिन ऑफ द GIT ट्रैक इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होते हैं कि हमने जिस चीज़ की इंट्रांस अपनी बॉडी में कराई हुई होती है या किसी भी फूड पार्टिकल्स को हमने अपने माउथ में इंजेस्ट किया हुआ होता है, जिसको हम दाखिल कराना कहते हैं, एंड सीक्रेट, और उसके ऊपर जो है वो सिक्रीशन, सलाइवा की जो है वो सिक्रीशन वगैरह होती है। जब वो स्टमक में जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वो सिक्रीशन हो जाती है। इसके अलावा जब वो ड्यूडिनम में जाती है तो पेनक्रियास और बाइल की जो है वो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल की सिक्रीशन होती है। तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं। तो जब उसके ऊपर सिक्रीशन हो जाती है और सिक्रीशन होने के बाद उससे फ्लूइड आयंस बन जाते हैं या वो जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं वो एपिथेलियल सेल के लाइनिंग में चली जाती है। हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हमने पहले ही कहा कि हमारी जो बॉडी की जो लाइनिंग और इसके अलावा जो कैविटीज़ वगैरह है वो एपिथेलियल सेल से बनी है। तो लाजमी बात है कि जो लाइनिंग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको हम एपिथेलियल सेल लाइनिंग ही कहते हैं, या इसको जो हमारे ल्यूमिन के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम एपिथेलियल सेल लाइनिंग कहते हैं, और ये हमारे पास GIT ट्रैक के अंदर होती है। तो अब हम इसकी एब्जॉर्प्शंस की जितनी भी
स्टेजेस वगैरह है वो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये पहले कह देते हैं कि जब ये सारा जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है वो हमारे एपिथेलियल सेल्स के ल्यूमिन में जाते हैं, और ये एपिथेलियल सेल ल्यूमिन जो है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर है, और ये वहाँ क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू ब्लड और लिम्फ एंड सर्कुलेट टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। अब एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है? एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये ब्लड और लिम्फ के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं, और ये सर्कुलेट करने के बाद जहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये वहाँ चली जाती है। डेफिकेशन की बात करते हैं कि वेस्ट इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस बैक्टीरिया सेल्स स्लफ फ्रॉम द lining of the GI tract and digestive material that were not absorbed in their journey through digestive material leave the body through the anus, the process called defecation। डेफिकेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास वेस्ट या इसके अलावा इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस हो गया, बैक्टीरिया सेल्स वगैरह हो गए, स्लॉप फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, या इसके अलावा जो डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं यानी एब्जॉर्ब हुए डाइजेस्ट यानी उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो रही होती है, यानी वो मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुके हुए होते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुए होते, फिर वो क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हैं डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यानी वो अपने सफ़र में एब्जॉर्ब नहीं हुए होते। तो ऐसे डाइजेस्टिव मटेरियल जो होते हैं वो एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। और इसके अलावा द एलिमिनेशन मटेरियल, जो हमारी बॉडी से जो मटेरियल एलिमिनेट हुई होती हैं उसको हम फीसिस कहते हैं। इसको अगर मैं और आसानी से पढ़ूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बॉडी की वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई होती, या इसके अलावा जो चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हुई होती है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुई होती, वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के आने के बाद वो क्या होती हैं कि हमारे जो एनस होती हैं उसके ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, और जो मटेरियल हमारी जिसको हम स्टूल वगैरह कहते हैं, या इसके अलावा वो मटेरियल जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं उसको हम फीसिस कहते हैं। अब हम लेयर्स की बात करते हैं कि द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर एसोफेगस टू द एनल कैनल हैज़ द सम बेसिक 4 लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज़। अब हमारे पास हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है इसके ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एसोफेगस से लेकर एनल कैनाल तक जो है वो 4 लेयर पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि द 4 लेयर ऑफ द ट्रैक्ट फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, यानी सबसे नीचे लेकर सबसे ऊपर तक जो लेयर्स होती हैं इसमें हमारे पास म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोजा। म्यूकोजा की बात करते हैं कि इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज़ अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द कंटेक्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जो हमारे सबसे म्यूकोजा की जो सबसे पहले लेयर होती है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, और ये हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में होती है। फिर हमारे पास जो दूसरी लेयर आती है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या इसको हम लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं। जो थर्ड लेयर होती है ये स्मूथ मसल्स की होती है, और इसको हम मस्क्यूलरिस म्यूकोजाई भी कहते हैं। सेकेंड लेयर हमारे पास आती है सब म्यूकोजा। यहाँ पर जो मैंने लेयर कही म्यूकोजा, इस म्यूकोजा के अंदर फर्दर 3 और लेयर आते हैं, लेकिन जो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोजा ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है ये लेयर्स हैं। सेकेंड लेयर्स हमारे पास आती है सब म्यूकोजा। द कंसिस्ट ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द म्यूकोजा टू द मस्क्यूलरिस। सब म्यूकोजा हमारे पास एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती हैं जो कि म्यूकोजा और मस्क्यूलरिस को आपस में बाइंड कराती है, यानी आपस में जोड़ती है। इट कंटेन मेनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट रिसीव एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर जो मैंने पिछले स्लाइड में कहा, एब्जॉर्प्शंस की स्लाइड में मैंने जो एब्जॉर्प्शन की जो ये स्लाइड है इसमें मैंने जैसे कहा कि इसकी एब्जॉर्प्शंस हो रही होती हैं, तो बेसिकली वो एब्जॉर्प्शंस हमारे पास सब म्यूकोजा के अंदर होती हैं। अब इस सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह को जो है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज वगैरह, इन चीज़ों को ये क्या कर देती हैं, एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, और फिर ये जो है बॉडी के जिस हिस्से में उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँचाती हैं ब्लड वेसल्स के ज़रिए। Muscularis. The muscularis of the mouth, pharynx and superior and middle part of the esophagus contains skeletal muscles that produce voluntary swallowing. अब muscularis हमारे जो माउथ हो गए, pharynx हो गया, इसके अलावा superior and middle part of the esophagus, इसके अंदर skeletal muscles होते हैं जो क्या करते हैं कि voluntary swallowing प्रोड्यूस करते हैं, और voluntary swallowing हम इसको कहते हैं जो कि हमारे काबू में होती है।
serosa. Those portion of the GI tract that are suspended in the abdominopelvic cavity has a superficial layers called a serosa. अब serosa हमारे पास ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की वो पोर्शन है, यानी अगर हम एब्डोमिनोपेल्विक, ये हमारे पास दो रीजन है, जो सबसे पहले हमारे पास आती है एब्डोमिन, फिर हमारे पास आती है पेल्विक। अब इनके ऊपर क्या होती है कि कैविटी, ये दोनों जो है कैविटीज़ है, एब्डोमिनल कैविटी अलग चीज़ है और पेल्विक कैविटी अलग चीज़ है, और इसकी जो सुपरफिशियल यानी इसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर ये सेरोज़ा जो है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो सेरोज़ा है ये हमारी बॉडी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, तो लाजमी बात है कि जो एब्डोमिन है और इसके अलावा जो पेल्विक कैविटी है, इसके सुपरफिशियल की जो लेयर होती है उसको हम सेरोज़ा कहते हैं। और आसानी से मैं कह देता हूँ कि जो सेरोज़ा है ये हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटर मोस्ट लेयर है। तो जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि एब्डोमिन और जो पेल्विक कैविटी होती है वह सुपरफिशियल लेयर, इस एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम सेरोज़ा कहते हैं। ये देखें स्टमक में सबसे पहले जो इनर मोस्ट है इसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं, फिर हमारे पास सब म्यूकोज़ा, फिर हमारे पास मस्क्यूलर लेयर आती है और फिर हमारे पास आती है सेरोज़ा। बॉडी की अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर से एसोफेगस आता है, फिर हमारे पास फंडस आता है, ये फंडस सबसे पहले हमारे पास जो है वो उभरी हुई जगह होती है, फिर हमारे पास यहाँ रुगाई, ये रुगाई बेसिकली हमारे जो स्टमक के पार्ट है यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन इस रुगाई को हम अलग नाम देते हैं। फिर ये जो नीचे है इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। ये तो फिलहाल एनाटॉमी हो गई, आगे भी हम इसको, इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। अब देखिए लेयर्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको हम म्यूकोज़ा, इनर मोस्ट लेयर हो गई। फिर हमारे पास जो सब म्यूकोज़ा है इसके अंदर देखें वेंस मौजूद है, ब्लड वेजल्स मौजूद है, लिम्फेटिक वेजल्स हैं और इसके अलावा जो है वो न्यूरॉन वगैरह है। बाज़ औक़ात जो हमें जलन, स्टमक के अंदर जो जलन हो रही होती है वो हमें जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए हमें जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो अलग टॉपिक है बेसिकली, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सब म्यूकोज़ा है इसके अंदर वेंस हो गए, ब्लड वेजल्स और ये जितने भी वेजल्स वगैरह है, नर्व रूट वगैरह है, ये इनके अंदर मौजूद होती हैं। फिर हमारे पास मसल्स लेयर, बेसिकली अगर हम इस मसल लेयर की बात करते हैं, जो हमारी स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही होती है, जो हमारे एसोफेगस में होती है, या इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर इसमें बात करता हूँ जो ये मस्क्यूलरिस, इस मस्क्यूलरिस में बेसिकली ये हमारे पास वो लेयर है जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही होती है। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट है जो वेव लाइक मूवमेंट हो रही होती है, उसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आती है रूल। अब हमारे पास जो एसेसरी हमने जो बात की, जो हमने तीत पढ़े, इसके अलावा टंग पढ़े, लीवर पढ़ा और इसके अलावा जो पेनक्रियाज और सलाइवरी जो एसेसरी ऑर्गन है, इसके हम रूल पढ़ते हैं कि इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार है या क्या रोल अदा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तीत के बारे में। तीत क्या करते हैं कि कट टेयर एंड पल्वेराइज फूड, सॉलिड फूड रिड्यूस टू स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर स्वेलोविंग। तीत फूड को क्या करते हैं कि कट करते हैं और इसको जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस करते हैं ताकि उसको जो है वो निगलने में आसानी हो। टंग की बात करते हैं, मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इन एंड आउट। ये क्या करती हैं कि उस फूड को साइड बाय साइड, माउथ के साइड बाय साइड लेके जा रही होती है और उस फूड को जो है रिमाइंड द माउथ रहने देती हैं। फूड मैन्यूवर्ड फॉर मस्टिकेशन शेप इनटू बोलस एंड मैन्यूवर्ड फॉर स्वेलोविंग। यहाँ पे मैं एक बात कह देता हूँ कि जो हमारे पास वर्ड आया है मैन्यूवर्ड, मैन्यूवर्ड हम कहते हैं केयरफुली को। इसके अलावा जो मस्टिकेशन आई है, मस्टिकेशन हम कहते हैं चिविंग को। यहाँ पर ऊपर हम कहते हैं स्वेलोविंग। स्वेलोविंग को हम दूसरा नाम देते हैं डेग्लूटिशन। और ये हमें बाज़ औक़ात जो है एमसीक्यूज़ में हमें पूछे जाते हैं कि भाई हम जो स्वेलोविंग है इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, तो याद रहे इस स्वेलोविंग को हम दूसरा नाम देते हैं डेग्लूटिशन। और इसके अलावा जो मस्टिकेशन है इसको हम चिविंग कह रहे होते हैं। तो फूड मैन्यूवर्ड फॉर मस्टिकेशन शेप इनटू, अब जब हम किसी भी फूड को जो है वो केयरफुली से चबाते हैं और चबाने के बाद बोलस बन जाता है। यहाँ पर हम बोलस किसको कहते हैं, बोलस हम उसको कहते हैं, ये हमारे पास आता है कि अ बोल लाइक मिक्सचर्स ऑफ फूड एंड सलाइवा। जब हम किसी फूड को खाते हैं और फूड जब हमारे माउथ में जाती हैं तो उसके ऊपर सलाइवा की सिक्रीशन होती है। जब फूड और सलाइवा आपस में मिल जाते हैं तो उससे बोलस बन जाता है। बोलस हम किसको कहते हैं कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। मैन्यूवर्ड फॉर स्वेलोविंग, और हम इसको जो है वो केयरफुली से स्वेलो कर देते हैं। जब हमारे माउथ में बोलस बन जाता है तो खाने वाले शख्स को पता चल जाता है कि अब मेरा जो फूड है जो मेरे माउथ में है ये निगलने के लिए तैयार है।
चीक एंड लिप क्या रोल अदा करते हैं? ये कीप फूड बिटवीन टीथ। ये चीक और लिप जो है किसी भी फूड को जो है वो दांतों के दरमियान रहने देती हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या रोल अदा करते हैं? सीक्रेट सलाइवा लाइनिंग ऑफ माउथ एंड फेरिंक्स मॉइस्टेन एंड लुब्रिकेटेड सलाइवा सॉफ्टन मॉइस्टेन एंड डिजोल्व फूड एंड क्लीन माउथ एंड टीथ। सलाइवा अमाइलेज स्प्लिट स्टार्च इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंट। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं कि सलाइवा उसके ऊपर सीक्रेट होती है और सीक्रेट होने के बाद हमारा माउथ एंड फेरिंग्स क्या करते हैं, हमारे माउथ और फेरिंग्स के अंदर जो फूड वगैरह होती हैं ये उस फूड को जो है वो मिक्स कराती है। मिक्स कराने के बाद उस फूड, जब वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के बाद वो क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट का मतलब हमारे पास के खुश्क हो जाती हैं और वो जो है वो लुब्रिकेटेड हो जाती हैं और फिर सलाइवा उस फूड को क्या कर देती है, सॉफ्ट करा देती है। और सॉफ्ट कराने के बाद एंड फूड डिज़ोल्व फूड एंड क्लीन्स माउथ एंड टीथ। और फिर जब हम किसी भी नवाले को निगलते हैं तो हमारा माउथ उस सलाइवा के ज़रिए जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा जो सलाइवरी अमाइलेस होता है वो स्प्लिट स्टार्च इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। जो सलाइवरी अमाइलेस हमारे सलाइवा के अंदर होते हैं ये स्टार्च को, बेसिकली स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही वगैरह होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं कि जो सलाइवरी अमाइलेस होते हैं ये स्टार्च को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो तोड़ रहे होते हैं। पेनक्रियास की अगर मैं बात करता हूँ कि डिलीवर पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडिनम विया द पेनक्रियाटिक जग। जो पेनक्रियास होता है ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये प्रोड्यूस कर रहा होता है ड्यूडिनम में, और ये पेनक्रिया जो है वो पेनक्रियाटिक डग के ज़रिए आ रहा होता है। लीवर की बात करते हैं तो प्रोड्यूस बाइल साल्ट नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। अब जो बाइल है वो हमारी लीवर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये बाइल जो है वो लिपिड की इमल्सिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन यानी लिपिड की है। बेसिकली ये बाइल जो है ये लिपिड की ब्रेकडाउन कराते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर कंसनट्रेटेड एंड डिलीवर बाइल इनटू द ड्यूडिनम विया द कॉमन बाइल डक्ट। अब मैंने जैसे कि कहा कि पहले मैंने कहा था कि हमारा लीवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है और ये सीधा जाता है हेपाटिक स्फिंक्टर के पास। जब हमारे ड्यूडिनम के अंदर फूड नहीं होता तो ये बाइल जो होता है ये कॉमन हेपाटिक डक्ट के ज़रिए आते हैं और हेपाटिक डक्ट के ज़रिए जो है वो साइस्टिक डक्ट में जाती हैं और साइस्टिक डक्ट में जाने के बाद ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हमारी ड्यूडिनम में फूड आता है तो ये बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले लफ्ज़ ये कह रहा है कि ये बाइल को जो है वो स्टोर कर रहा होता है, इसके अलावा उसकी कंसंट्रेट करता है एंड डिलीवर बाइल, और फिर उस बाइल को जो है वो ड्यूडिनम में जो है वो डिलीवर करता है किसके ज़रिए, कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। अब जैसे कि मैंने कहा पेनक्रियास के बारे में, तो पेनक्रियाटिक डक्ट हमारे पास ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए पेनक्रियाटिक जूस आता है और कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास वो रास्ता है जिसके ज़रिए जिसके अंदर जो है वो बाइल आ रहा होता है, किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। माउथ क्या कहता है कि द माउथ इज़ रिफर टू एज द ओरल बक्कल कैविटी इज़ फॉर्म बाय द चीक, हार्ट एंड सॉफ्ट प्लेट एंड टंग। हमारी माउथ को हम ओरल बक्कल कैविटी कहते हैं जो कि हमारे चीक, हार्ट एंड इसके अलावा सॉफ्ट प्लेट एंड टंग से जो है वो बनी हुई है। अब ये हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी जिसमें हमारे पास टीथ हो गया, टंग हो गया, लोअर जो हार्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है। स्टमक द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन। स्टमक के जो है वो 4 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं द कार्डिया सराउंडेड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। अब ये कार्डिया हमारे स्टमक का वो रीजन है जो कि हमारी बॉडी की जो हमारी स्टमक की जो एंट्रांस होती हैं उस रीजन को हम कार्डिया कहते हैं। यानी ये कार्डिया हमारी स्टमक की सबसे सुपीरियर ओपनिंग होती है और हमारी स्टमक की ओपनिंग यानी बिटवीन एसोफेगस और इसके अलावा जो स्टमक के दरमियान एक जगह होती हैं जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये कार्डिक स्फिंक्टर क्या करते हैं कि कोई भी फूड आता है तो वो फूड आने से पहले जब हमारे स्टमक में उसकी फूड की एंट्रांस होती है तो कार्डिक स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद जब वो फूड हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो फिर वो कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो वापस बंद हो जाते हैं ताकि वो फूड दोबारा जो है वो एसोफेगस में ना जाए। अब इसको हम कार्डिया क्यों कहते हैं? कार्डिया हम बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कार्डिया जो है हम बेसिकली हार्ट को कहते हैं। तो ये कार्डिक जो स्टमक का जो ये प्लेस है ये कार्डिक के करीब होता है, इसलिए हम इसको कार्डिया कहते हैं। और जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो जगह होती है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज़ द फंडस।
अब यहाँ पर हम फंडस किसको कहते हैं? फंडस हमारे पास हमारे स्टमक की वो रीजन है जो कि ऊपर की तरफ होती है, लेकिन ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती है और ये हमारे पास कार्डिया के नीचे होती है। फिर हमारे पास आती है कि इन्फीरियर टू द फंडस इज़ द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक कॉल्ड बॉडी। इस फंडस के नीचे हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम बॉडी कहते हैं। और चौथा क्या कहता है कि द रीजन ऑफ द स्टमक डेट कनेक्ट टू द ड्यूडिनम इज़ द पाइलोरस, यानी हमारे पास वो रीजन जो स्टमक और ड्यूडिनम को आपस में मिलाती है, उस स्टमक के रीजन को हम पाइलोरस कहते हैं। बेसिकली अगर हम इसको और आसान अल्फाज से कहते हैं तो हम ये कहेंगे कि स्टमक के जो है वो 4 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। और इसके अलावा हमारे स्टमक के ऊपर और नीचे जो है वो 2 स्पिंक्स्टर्स लगे हुए होते हैं। जो ऊपर का स्पिंक्स्टर्स होता है उसको हम कार्डिक स्पिंक्स्टर कहते हैं, और जो नीचे जो स्पिंक्स्टर्स लगा होता है जिससे हमारे स्टमक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूट जाता है, उसको हम पाइलोरिक स्पिंक्स्टर्स कहते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं स्टमक की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि मिक्स सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म चिम। अब ये क्या करते हैं कि सलाइवा फूड होती है और इसके अलावा हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये आपस में मिलती हैं और आपस में मिलने के बाद जो है ये चिम बना देती हैं। सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होते हैं वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे स्टमक में जो रहते हैं उसको हम हमारी स्टमक जो है उसके लिए एक रिजर्वायर होती है। यानी सिंपल अल्फाज में ये है कि जब हम कोई खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वो फूड हमारे स्टमक में जाती है तो वो हमारे स्टमक में जो है 3 to 4 आवर्स जो होती हैं वो हमारे स्टमक में होती है, और हमारे स्टमक उस फूड के लिए जो है वो रिजर्वायर होती हैं बिफ़ोर के वो रिलीज़ हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होने तक जो फूड हमारे स्टमक में होता है उस टाइम तक हमारा स्टमक जो है उस फूड के लिए एक रिजर्वायर होता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन hydrochloric acid kill bacteria and denature protein. Pepsin begin the digestion of protein, intrinsic factor aid absorptions of vitamin B12 and gastric lipase aid digestion of triglycerides. हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, और ये क्या करता है कि हमारा जो स्टमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस जिसको हम कहते हैं कि सीक्रेट करता है, और ये हम जो खाने के साथ बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में चली जाती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करती हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन वगैरह मौजूद होती है। अब ये पेप्सिन क्या करती हैं कि हमारी जो प्रोटीन होती है उसकी डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, हमारी प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे माउथ में उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे पास सलाइवा करती हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन है उसकी जो ब्रेकडाउन है वो हमारे पास स्टमक में हो जाती है। इसके अलावा अगर हम अपनी स्टमक की पीएच की बात करते हैं तो हमारी जो स्टमक की पीएच है जिसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, तो वो हमारे पास 1.5 से लेकर तकरीबन 3 तक होती है कि जो कि हाईली एसिडिक होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं यानी जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर होते हैं, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए निहायत ही ज़रूरी होती है। फिर जो चौथा पॉइंट है इसमें हमारे पास कहते हैं कि सीक्रेट गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। अब ये गैस्ट्रिन हमारे पास वो हार्मोन्स है जो कि हमारा ड्यूडिनम सीक्रेट करता है। बेसिकली अगर मैं इसको और ब्रॉडली बात करूँगा तो मैं और गहराई में चला जाऊँगा, लेकिन मैं अगर शॉर्ट यही कहता हूँ कि जो गैस्ट्रिन है ये हमारा ड्यूडिनम सीक्रेट करता है, और ये ड्यूडिनम सीक्रेट होने के बाद डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद जब ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है तो ये हमारे स्टमक को स्टिमुलेट कर रहा होता है कि आप जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या गैस्ट्रिक जूस है इसको और सीक्रेट करे। तो गैस्ट्रिन हमारी जो ड्यूडिनम है वो इसलिए सीक्रेट करती हैं ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस की जो स्टिमुलेशन हो रही है वो और ज़्यादा हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइड इनटू 3 रीजन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 रीजन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास आता है द ड्यूडिनम, द शॉर्टेस्ट रीजन इन द रेट्रोपेरिटोनियल। ड्यूडिनम जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो शॉर्टेस्ट रीजन है। इसके अलावा इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल क्यों कहते हैं? हमारी अगर पेरिटोनियम की बात करते हैं तो पेरिटोनियम हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रान है। रेट्रोपेरिटोनियल क्यों कहते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी ऑर्गन के बिहाइंड
बिहाइंड होती है, इसलिए हम ये लेयर किसी भी ऑर्गन के बिहाइंड लगी हुई होती है, इसलिए हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। इट स्टार्ट एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ऑफ द स्टमक एंड एक्सटेंड अबाउट 25 सेंटीमीटर, या इसको हम 10 इंच कहते हैं। ये ड्यूडिनम हमारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स हैं वहाँ से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर या 10 इंच की होती है। ज्यूजिनम जो है वो भी 25 सेंटीमीटर की ही होती है, और ये ज्यूजिनम भी जो है ये ड्यूडिनम के बाद आती है और ये भी 25 सेंटीमीटर होती हैं, और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है। फंक्शंस की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो एक दूसरी जो लेयर्स होती है उसकी बात नहीं की, जिसमें हमारे पास ज्यूडिनम आती है, ज्यूजिनम आती है, और एक दूसरी लेयर है जिसको हम इलियम कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम मैं बात करता हूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो 3 मेन पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इसके अलावा इलियम। फंक्शंस क्या कहते हैं कि सेगमेंटेशन मिक्स चिम विद डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोजा फॉर एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टाल्सिस प्रोपेल चिम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शंस क्या है कि ये जो चिम हमने कहा था कि जो सलाइवी फूड होता है और इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस होता है जब वो आपस में मिल जाता है तो चिम बनाता है। अब वो चिम क्या है कि ये हमारे पास डाइजेस्टिव जूस के साथ आपस में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और उसी फूड को जो है वो म्यूकोजा लेयर के पास लेके आती है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो सब म्यूकोजा है उसके अंदर ब्लड, लिम्फेटिक और इसके अलावा नर्व रूट वगैरह मौजूद होती हैं जो न्यूट्रिएंट वगैरह की एब्जॉर्प्शंस करते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड की प्रोपेल पेरिस्टाल्सिस करा देती है, यानी वेब लाइक मूवमेंट कराती हैं, और उसको उस सब म्यूकोजा लेयर के पास लेके आती है ताकि वह उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, बिगिन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और इसके अलावा जो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है इसकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो 90% एब्जॉर्प्शंस हो रही होती हैं, और इसके अलावा वाटर। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शंस होती है। वाटर बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शंस होती है, लेकिन जो है वो ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब 90% जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, बाकी जो 10% है वो हमारे पास स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शंस होती है। और वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा ये क्या हो जाती है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास थ्रू हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमें जो है वो फीसिस बनाना होता है, या इसके अलावा जो वेस्ट मटीरियल होती हैं। लाजमी बात है कि हमारे जो वेस्ट मटीरियल है वो वाटर के शेप में तो नहीं होती, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसलिए जो ज़्यादातर वाटर की एब्जॉर्प्शंस होती हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है कि द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर या 5 फीट कहते हैं। लॉन्ग कितनी होती है? 6.5 सेंटीमीटर। अब बेसिकली अगर इस लॉन्ग की यहाँ पर मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर जो कि 5 फीट होती हैं, और अगर इसकी हम डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच इन डायमीटर। देखो इसके आगे दिया भी है, एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनस। अब ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। तो ये हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है, जहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मेसोकोलोन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। और ये अपने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है अपने मेसोकोलोन के ज़रिए, जो कि पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल होता है वो मेसोकोलोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और वो जो मेसोकोलोन या एब्डोमिनल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ये हमारे पास पेरिटोनियम की डबल लेयर पर मुश्तमिल होती है। Structurally, the 4 major region of the large intestine are the cecum, colon, rectum and इसके अलावा एनल कैनाल। यहाँ पर रिटन लिखा है लेकिन ये बेसिकली रेक्टम है और इसके अलावा एनल कैनाल। जिस तरह से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इस तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी
4 मेन रीजन हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और इसके अलावा एनल कैनाल। फॉर द नॉलेज में ये कहता चलूँ आपको, जो कोलोन है, इस कोलोन के भी फर्दर जो है वो 4 टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और फिर हमारे पास आता है सिग्मोइड कोलोन। और ये नेम जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फंक्शंस क्या कहता है कि हॉस्टल चर्निंग पेरिस्टाल्सिस एंड मास पेरिस्टाल्सिस डाई द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू द रेक्टम। बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि जो हम वेस्ट मटेरियल्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसकी पेरिस्टाल्सिस यानी वेब लाइक मूवमेंट होती है, या हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल की जो मास होती है उसकी पेरिस्टाल्सिस यानी वेब लाइक मूवमेंट होती है, और वो वेब लाइक मूवमेंट के ज़रिए जो है वो हमारे कोलोन या इसके अलावा रेक्टम में चली जाती है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में अगर मैं इसको और शॉर्टली से बात करता हूँ, तो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो वेब लाइक मोमेंट के ज़रिए यानी उसकी मोमेंट होती है और मोमेंट कर के जो है वो कोलोन और रेक्टम तक पहुंचते हैं। फिर क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी वाइटामिन एंड वाइटामिन के। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन होती है तो वो अमाइनो एसिड में तब्दील होती है, और उस अमाइनो एसिड की फिर फर्दर ब्रेकडाउन होती है तो उससे क्या वाइटामिन बी एंड वाइटामिन के जो है वो प्रोड्यूस होता है। एब्जॉर्बिंग सम वाटर आयंस एंड वाइटामिन। अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई होती वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसके अलावा जो वाटर है, ज़्यादातर वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमें जो है वो फीसिस वगैरह जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनाना है। फिर जो फीसिस है वो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती हैं, तो फीसिस बनना शुरू हो जाती है, और फिर हमारे पास डेफिकेशन हो जाती है यानी एम्प्टाइंग द रेक्टम, यानी हमारा जो हम डेफिकेशन यानी अपना जो फीसिस है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो हमारा रेक्टम जो है वो एम्प्टी हो जाता है। Absorptions of nutrient in the digestive system. Passage of digested nutrient from the gastrointestinal tract into the blood or lymph is called absorption. यानी gastrointestinal tract से जो blood और lymph के ज़रिए जो चीज़ों की यानी न्यूट्रेंट यानी डाइजेस्टिव न्यूट्रेंट की एब्जॉर्प्शंस हो जाती हैं, या ब्लड और लिम्फ के ज़रिए जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है उसकी पैसेज की एब्जॉर्प्शंस होती हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। बेसिकली इसको अगर हम कुछ इस तरीके से कहते हैं कि द पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस। यानी हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट की जो ब्लड और लिम्फ में जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे ब्लड और लिम्फ में जाती हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। एब्जॉर्प्शंस ऑफ मटेरियल अकर वियर डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो है वो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही होती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के ज़रिए और इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ जो है वो गायब की है, जिसमें हमारे पास आती है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किस तरीके से होती है, हमने कहा कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब डिफ्यूजन के ज़रिए या फैसिलिटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होती है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन इस तरीके से होती हैं जो कि हमारे पास जो फैटी एसिड और इसके अलावा जो ग्लाइसिरोल होता है वो हमारे जो सेल मेम्ब्रान होती है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रान है वो भी लिपिड बाइलेयर से बना है, और इसके अलावा जो लिपिड है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं, और इसके अलावा जो अमाइनो एसिड होती हैं और इसके अलावा जो ग्लूकोज होती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा 90% चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर हमने ये कहा कि 10% जो होती है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्प्शन मोनोसेक्राइड हो गया, अमाइनो एसिड, डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड जो है यही प्रोटीन है, क्योंकि अगर मैं इसको और ब्रॉडली बात करता हूँ तो सिंपली अल्फाज हमारे पास यही है कि यही डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं। फिर लिपिड की एब्जॉर्प्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन, वाटर और अल्कोहल की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। और अब ये हमारे पास वेलनेस हो गया। अब ये हमारे पास जो है एक
जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो माइक्रोविल्ली और इसके अलावा विल्ली हो गई, गॉबलेट सेल हो गया, इसके अलावा इंटीरोसाइट हो गई। अब ये क्या कहते हैं कि उसकी जो है वो डायग्राम दी गई है कि ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो गया, वेलस हो गया, क्लोमाइक्लोन हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया, लेक्टेल हो गया, एटिरोल हो गई, इसके अलावा मोनोसेक्चाराइड वेन्यूल्स हो गया, ब्लड वगैरह, लिम, और ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है। और ये हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गए, टंग, एपिग्लोटस, एसोफेगस हो गया, एसोफेजियल स्फिंक्टर्स, जिस तरह से मैंने कहा था कि कार्डिक स्फिंक्टर, स्टमक हो गया, पाइलोरक स्फिंक्टर्स। अब ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई हैं। अब हमारे पास जो है ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और मज़ीद अगर जो है वो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो जिस किसी को जिस यूनिट वगैरह में जो है प्रॉब्लम होती हैं तो कमेंट वगैरह में जो है वो ज़रूर बता देना। अल्लाह हाफिज़।